कल हमने राज्यसभा पढ़ लिया था, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की बात कर ली थी। फर्स्ट चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन कौन थे, बाकी सारे पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर चुके थे कि पार्लियामेंट क्या होता है, कितने हाउस होते हैं। राज्यसभा की बात हो गई थी, एक दो पॉइंट रह गए थे, जैसे करंट में चेयरमैन कौन है, जगदीप धनखड़, वही हमारे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। और डिप्टी चेयरमैन कौन है हमारा, हरिवंश नारायण सिंह कौन है। अच्छा, एक हमने बात फोर्थ शेड्यूल में भी पढ़ी थी, जब हमने शेड्यूल्स वाला टॉपिक पढ़ा था, कि फोर्थ शेड्यूल हमारा क्या कहता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर द स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि स्टेट्स और यूटीज के अंदर जो राज्यसभा की सीटें होंगी वो कितनी होंगी, ये बात कहाँ की गई है, फोर्थ शेड्यूल में। कहाँ की गई है, फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में ये बात लिखी हुई है कि किस स्टेट के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, या किस यूटी के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ठीक है ना। तो ये बात है, ये यहाँ पर राज्यसभा का जो हमारा टॉपिक है वो हो गया पूरा। अब हम पार्लियामेंट के दूसरे हाउस लोकसभा की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकसभा को। लोकसभा की स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम। सबसे पहले लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, करंट में क्या है, और मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कितनी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं तो लोकसभा में पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो हो सकती थी वो थी 552। क्या थी, 552। फिर एक अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के द्वारा जो 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, अमेंडमेंट के द्वारा उस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। यानी पहले प्रोविजन था कि लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट अपने मन से 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक अमेंडमेंट के द्वारा इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया, यानी कि अब प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट नहीं कर सकता, वो प्रोविजन ही खत्म। तो अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रह गई, 550। कितनी रह गई, 550, जिसमें से 530 इलेक्ट होकर आते हैं स्टेट से। कहां से, स्टेट से। और 20 इलेक्ट होकर आते हैं यूटी से। ये है मैक्सिमम जो हो सकती है, ठीक है ना। अगर इतनी होती है तो इतने स्टेट से इलेक्ट होकर आएंगे और इतने यूटी से इलेक्ट होकर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट की, करंट में क्या स्ट्रेंथ है लोकसभा की, तो वो है 543, जो थी 545। कितनी थी, 545। लेकिन वो जो 2 का प्रोविजन था वो खत्म कर दिया गया, तो करंट की स्ट्रेंथ भी 2 कम हो गई। कितनी रह गई, 543। उसमें से 524 इलेक्ट होकर आते हैं स्टेट से और 19 इलेक्ट होकर आते हैं यूटी से। कहां से, यूटी से। तो ये तो स्ट्रेंथ हो गई। बात करें अगर हम क्वालिफिकेशन की, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो उसमें वही है जो राज्यसभा में होती है, बस एज का डिफरेंस आ गया कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हमें 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन लोकसभा में कितनी चाहिए, 25। कितनी, 25। यानी कि आपकी अगर 25 साल की उम्र आप पूरा कर चुके हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। तो ये होती है लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन। आप लोग नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और लोकसभा के बारे में और चीज़ों को जानते हैं। चलिए, अभी तक हमने लोकसभा के क्वालिफिकेशन, उसका मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ और करंट स्ट्रेंथ की बात करी। अब उसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी जानेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि लोकसभा के जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो कौन करता है, हम। कौन करता है, हम का मतलब बच्चे नहीं करते, वोटर्स करते हैं जो 18 ईयर्स की एज पूरी कर चुके हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है जनता के द्वारा उनकी रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस चुनाव लड़ने वाली जगह के लोगों के द्वारा उनको इलेक्ट कर कर, यानी कि उनको निर्वाचित कर कर लोकसभा में भेजा जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए इतनी बात कि लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्टली जनता के द्वारा किया जाता है उनकी रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मथुरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, जिसमें से मथुरा के लोगों ने किसको इलेक्ट करके भेजा, 2014 में भी हेमा मालिनी को भेजा था, 2019 में भी। अगली साल का जो चुनाव है 2024 का, हो सकता है कि शायद वो ना लड़े, ठीक है ना। तो आगे अगला पॉइंट देखते हैं। फिर है लोकसभा एक नॉन परमानेंट बॉडी है। क्या है, लोकसभा एक नॉन परमानेंट बॉडी है जिसका नॉर्मल टर्म 5 साल का है उसकी फर्स्ट मीटिंग से जनरल इलेक्शन होने के बाद। यानी जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जैसे 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन होने के बाद लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे। उसकी जब फर्स्ट मीटिंग होगी उन इलेक्शन के बाद, उस फर्स्ट मीटिंग से लेकर के 5 साल पूरे होने तक लोकसभा चलेगी, ठीक है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर जो चीज मैंने तुम्हें कल समझाई थी, कहीं भी गवर्नमेंट गिर जाती है,
ठीक है ना, सरकार गिर जाती है तो हो सकता है लोकसभा 5 साल पूरे होने से पहले भी डिसॉल्व कर दी जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे नॉन परमानेंट बॉडी कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात। जनरल इलेक्शन होने के बाद अपनी पहली मीटिंग से 5 साल तक इसका टर्म रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर सरकार गिर जाए तो बीच में ही डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। दूसरा, लोकसभा के जो स्पीकर होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की बात कर लेते हैं। लोकसभा का जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है उसका भी इलेक्शन होता है, और उसके इलेक्शन में कौन वोटिंग करता है? लोकसभा के ही मेंबर। यानी लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के मेंबर ही इलेक्ट करते हैं अपने ही बीच में से, ठीक है ना। यानी लोकसभा में जो 543 मेंबर्स इलेक्ट होके पहुंचेंगे, उन्हीं में से ही किन्हीं 2 पर्सन्स को, एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। जो स्पीकर का इलेक्शन है उसकी जो डेट है वो कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है। अब इसमें तुम कहोगे ऐसे मतलब इलेक्शन होता है, मेंबर्स कौन जीतता है? भाई जिस पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी होती है उसी के सबसे ज्यादा होते हैं मेंबर्स, तो लोकसभा का स्पीकर भी ज्यादातर उसी पार्टी का चुना जाता है जिसकी सरकार होती है। ये है, जिसकी सरकार होगी उसके मेंबर ज्यादा, उसके मेंबर ज्यादा तो उसी की पार्टी का क्या कहते हैं? स्पीकर बनेगा। ये चांसेस ज्यादा रहते हैं। खेल तब बदल जाता है जब कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है ना, तब गठबंधन की सरकार होती है, जब किसी एक की मेजोरिटी नहीं होती तो किसी भी पार्टी का बन सकता है। मतलब फिर तो सब मिलकर तय करते हैं, भाई जो सरकार बना रहे हैं मिलकर लोग, वो तय करते हैं कि हम में से किसे स्पीकर बनाना है, फिर वो किसी भी पार्टी का हो सकता है जो कोएलिशन में है। जरूरी नहीं है जो सबसे बड़ी पार्टी हो उसी का हो, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट में तुम देखो राज्यसभा में बीजेपी ने जो डिप्टी चेयरमैन बना रखा है हरिवंश नारायण सिंह को, वो बीजेपी के नहीं है। कौन है वो? जेडीयू के हैं। जनता दल यूनाइटेड बिहार की एक पार्टी है, उसके हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो वो इनकी कोलिशन में साथ थे पहले, इसलिए उनको बना दिया था इन्होंने राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि राज्यसभा का चेयरमैन तो वही होता है जो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, लेकिन राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से ही किसी एक को इलेक्ट किया जाता है। क्लियर है। और उसका टर्म भी 6 साल का ही होता है, ठीक है ना। फिर 6 साल बाद फिर नया डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। और राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होता है उनको चेयरमैन बुलाता है, स्पीकर नहीं। गलती से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन राज्यसभा का जो होता है वो उनको चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बुलाया जाता है, जबकि लोकसभा में उनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोला जाता है। क्लियर। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का इलेक्शन होता है अपने ही मेंबर्स के बीच में से, ठीक है ना। और राज्यसभा में चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से। क्लियर है ना इतनी बात? अच्छा, तो और लोकसभा के स्पीकर के जो इलेक्शन की डेट होती है वो कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट। अच्छा, अब अगली बात है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता भी करता है, उसकी चेयरमैनशिप भी करता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आई, ठीक है ना, मान लो अभी सीए का बिल लेकर आई या यूसीसी को लेकर आई, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आई, ठीक है ना। तो कोई भी जनरल बिल लेकर आई गवर्नमेंट, कोई भी कानून बना रही है उसका बिल लेकर आई वो, और उसको लोकसभा में उसने रखा। लोकसभा से तो पास हो गया उसका बिल, वो गया राज्यसभा में, और उसका राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। अगर वो राज्यसभा से पास नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट के पास नहीं जा पाएगा, और राज्यसभा से पास नहीं हो पा रहा है वो। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि राज्यसभा में सरकार की मेजोरिटी नहीं है, ठीक है ना, और अदर पार्टीज उसको सपोर्ट कर नहीं रही उस बिल पर। तो सरकार क्या होगी, बार बार उस बिल को लोकसभा से तो पास कराती रहेगी, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि सरकार की मेजोरिटी नहीं है और अदर पार्टीज उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार को क्या करना पड़ेगा? उस बिल को पास कराने के लिए पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ेगा। ज्वाइंट सेशन यानी कि जो अभी लोकसभा राज्यसभा अलग अलग हाउस चलते हैं, अब वो एक साथ बैठेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे वो सभी क्या करेंगे? एक साथ बैठेंगे। क्लियर है ना। जब वो एक साथ बैठेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें लोकसभा में तो है ही सरकार के पास मेजोरिटी, और थोड़ी बहुत राज्यसभा में होती है, थोड़े बहुत तो मेंबर होंगे ही, मेजोरिटी नहीं है तो कुछ तो होगा ही ना। तो ऐसे में टोटल की जो मेजोरिटी बनेगी वो सरकार के पक्ष में चली जाती है। ऐसे समझ लो कि मैंने मान लिया कि सरकार के पास 280 मेंबर है लोकसभा में, बीजेपी के पास, उसकी गवर्नमेंट चल रही है, वो बिल लेकर आई कोई यूसीसी पर या कोई भी बिल ले लो, यहाँ से लोकसभा से तो उसने पास करा दिया, अब वो पहुंचा राज्यसभा में। राज्यसभा में उसके पास मेजोरिटी नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 543,
और राज्यसभा में कितने हैं 250। क्लियर? नहीं, कितने अभी 233 और 12 245 जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, 245 प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं। अब इन दोनों को प्लस करो, 500 और 200 700 740 और 40 780 788, यही है ना सही? देख लेना मेरी कैलकुलेशन सही है कि नहीं। अब इसका आधा करो और एक ज्यादा करो, कितना होगा? 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, यानी कि 395। यानी सरकार, अब जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा लोकसभा का और राज्यसभा का, ठीक है ना, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो क्या हो गया, उस ज्वाइंट सेशन में सरकार को इतनी मेजोरिटी चाहिए बिल के सपोर्ट में, यानी इतने लोग बिल के सपोर्ट में वोट कर देंगे तो बिल पास हो जाएगा, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन करते ही लॉ बन जाएगा। बट पहले यहां से तो पास करा लें, तो इतनी मेजोरिटी चाहिए। तो सरकार के पास लोकसभा में इतनी तो है, कितनी है? इतनी तो है। उसे कितनी और चाहिए? 90 और 20 100, सॉरी 90 और 20 110 और 5 115, उसे 115 लोगों का समर्थन और चाहिए। तो राज्यसभा में 245 है, 115 लोगों का समर्थन अगर उसे मिल जाता है उसका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ मेंबर्स तो होंगे ही उसके 30 40 50, और कुछ का वो भीख मांग के सपोर्ट ले लेते हैं। भीख मांग के मतलब पार्टीज जो होती हैं अदर छोटी मोटी, उनसे कह के कि हमें सपोर्ट करिए इस मुद्दे पर, ठीक है ना, इस तरीके से उसके बदले में लालच भी दिए जाते हैं, वो चीजें बात की, लेकिन पहले सपोर्ट लिया जाता है, ठीक है ना। तो सरकार ज्वाइंट सेशन बुलाकर इस तरीके से पास करा देगी, ठीक है ना। और जबकि अगर वो अलग अलग करा रही थी तो क्या समस्या आ रही थी, ज्वाइंट सेशन क्यों बुलाना पड़ा था? क्योंकि 245 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 123। कितना हो जाएगा? 123। इतने लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था उसे, और मान लो 115 उसके लिए पॉसिबल था, और लेकिन 123 लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था उसे, तब वो ज्वाइंट सेशन बुलाती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि जब गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया कोई भी बिल एक हाउस से पास हो जाता है और दूसरे हाउस से पास नहीं हो पा रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है। प्रेसिडेंट के कहने पर जो लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट के कहने पर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, और उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। भाई चेयरमैन तो राज्यसभा का भी होता है, लेकिन जब दोनों हाउसेस की मीटिंग होती है एक साथ, जिसे हम ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, तो उस ज्वाइंट सेशन की चेयरमैनशिप, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। क्लियर है इतनी बात? और ज्वाइंट सेशन समझ गए क्या हो गया, कब बुलाया जाता है? जब सरकार के द्वारा लाया गया बिल किसी एक हाउस से तो पास हो रहा होता है, लेकिन दूसरे से पास नहीं हो पा रहा होता है, उसकी मेजोरिटी ना होने की वजह से, ऐसी कंडीशन में सरकार को ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता है राष्ट्रपति से कह के। राष्ट्रपति से कहती है, राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाता है, लोकसभा का स्पीकर उसकी अध्यक्षता करता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए आगे कोई पॉइंट इसमें, ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये तो सारे पॉइंट हो गए, ठीक है ना। लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्टली जनता करती है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लोकसभा का जो टर्म होता है 5 साल का होता है, उसकी पहली मीटिंग से लेकर जनरल इलेक्शंस के बाद, और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। समय से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है अगर कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है तो, और सपोर्ट वापस ले लिया किसी पार्टी ने तो, इसीलिए इसे नॉन परमानेंट बॉडी बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका इलेक्शन लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही किया जाता है, ठीक है। उसके इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करता है, और लोकसभा का स्पीकर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करता है। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को देखते हैं क्या है लोकसभा के बारे में। तो अब आगे बात करें, लोकसभा में कोई भी बिल जो लाया जा रहा है वो मनी बिल है या नहीं, ये भी कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आई लोकसभा में, मनी बिल लेकर आई, तो वो मनी बिल है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर। डिफरेंट टाइप्स के बिल होते हैं, उतना डीप में तो मैं नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखो कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर। क्लियर है इतनी बात? लोकसभा का स्पीकर अगर अपना रेजिग्नेशन देगा, अपने पद से इस्तीफा देगा, तो अपना इस्तीफा किसे देगा? यानी वो अपना रेजिग्नेशन देगा डिप्टी स्पीकर को, और अगर डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देगा तो वो देगा स्पीकर को। यानी दोनों अपना अपना रेजिग्नेशन एक दूसरे को देते हैं। अगर स्पीकर रेजिग्नेशन देता है तो वो डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर रेजिग्नेशन देता है, अपने पद से इस्तीफा देता है, तो वो स्पीकर को देगा।
ठीक है ना। और अगर दोनों को हटाया जा रहा है उनके ऑफिस से यानी उनके पद से यानी उनके पोस्ट से, तो वो लोकसभा के मेंबर्स की मेजोरिटी के द्वारा हटाया जा सकता है 14 दिन के प्रायर नोटिस पर। यानी कि लोकसभा के किसी मेंबर द्वारा या किसी पार्टी द्वारा लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उनको हटाने के लिए प्रपोजल लाया जा रहा है, तो वो पार्टी, वो सांसद लोग, वो जितने भी मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, वो पहले स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर जिसके भी अगेंस्ट ला रहे हैं उसको 14 दिन पहले इसकी इंफॉर्मेशन देंगे, इसका नोटिस देंगे कि हम तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे अगेंस्ट 14 दिन बाद तुम्हें हटाने के लिए प्रपोजल लाने वाले हैं। फिर उसके 14 दिन बाद जो पार्टी जो है जो लेके आ रही है प्रपोजल स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उसको लेकर आती है, और अगर वो मेजोरिटी से पास हो जाता है प्रपोजल, तो लोकसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जिसके अगेंस्ट भी लाया गया है वो अपने पद से हट जाएगा। यानी लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उनकी पोस्ट से, उनकी ऑफिस से हटाने का जो प्रोसेस है वो क्या है कि लोकसभा की मेजोरिटी के द्वारा उनके अगेंस्ट प्रपोजल लाके उसको पास कर दिया जाए 14 दिन के प्रायर नोटिस पर। ठीक है ना, समझ गए ना। लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को किसी को हटाना है तो 14 दिन पहले उनको नोटिस देकर लोकसभा की मेजोरिटी से उस प्रपोजल को पास कर कर, यानी 543 है तो मैंने बताया था तुम्हें 545 लेके चले तो 273, यानी 273 मेंबर्स अगर उस प्रपोजल के सपोर्ट में वोट कर देंगे, प्रपोजल पास हो जाएगा, मेजोरिटी मिल गई उसे, जिसके अगेंस्ट भी लाया गया उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये थी बात। और एक बात इसमें ये है कि अभी जो हम वोटिंग करते हैं उसकी एज क्या है, 18 साल के बाद हमारा वोटर कार्ड बन जाता है, वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर्ड हो जाता है। पहले ये उम्र कितनी थी, 21 ईयर्स। कितनी थी, 21। यानी पहले वोट डालने का अधिकार 21 साल की उम्र के बाद प्राप्त होता था, लेकिन 1988 में गवर्नमेंट ने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके इस एज को 21 से कितना कर दिया, 18 कर दिया। क्लियर। लोकसभा के बारे में और भी बातें हैं जो हमें करनी है, जैसे उनके फर्स्ट स्पीकर कौन हुए, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन हुए, करंट में कौन है, पहली मीटिंग कब हुई, और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। तो अगली क्लास में देखते हैं हम। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।